जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार ओनली सिविल सर्विस गिरी OCS गिरी पर। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं फिर से वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेट नंबर चौथा है। तो इसका एक प्रैक्टिस सेट हम लोग जैसा कि देख रहे थे, तो ये ज्योग्राफी का वर्ल्ड ज्योग्राफी का चौथा वीडियो है। तो इसको हम लोग देखते हैं। यह सभी सिविल सेवा से संबंधित या अन्य एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और चूँकि ज्योग्राफी से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछता है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना समय गंवाए। और इससे पहले के जो वीडियो पहले अपलोड हो चुके हैं, अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिए। सारे के सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और आराम से आप उनको देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाभिकीय ऊर्जा से जुड़े हुए निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है? तो हमें गलत ढूंढना है। तो यूरेनियम का जमाव सिराओं एवं बलुआ व कांग्लामेरेट चट्टानों में होता है। तो सिराओं एवं बलुआ तथा कांग्लामेरेट चट्टानों में ही होता है यूरेनियम का जमाव। तो क्या हमें ढूंढना था? असत्य ढूंढना। तो ये सही है। नाभिकीय ऊर्जा मुख्यतः यूरेनियम व थोरियम स्रोतों पर से प्राप्त होती है। तो ये भी सही बात है। और नाभिकीय ऊर्जा मुख्यतः यूरेनियम और थोरियम दो ही मुख्य हैं। विश्व में लगभग 5% ऊर्जा परमाणु संसाधन यानी कि परमाणु संसाधनों से प्राप्त होते हैं। तो परमाणु संसाधन ये वाला गलत हो जाएगा। परमाणु संसाधन यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमाणु संसाधन का 11% होता है। ठीक है, तो गलत यही है और गलत वाला ही हमारा आंसर होता। तो उसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, केवल 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। जापान में तांबे का उत्पादन उसके उपभोग से अधिक होता है। तो सही है। जापान में तो हर चीज़ उसके उपभोग से अधिक होता है आमतौर पे, मोटा मोटी ये कहा जाए तो। फिलहाल ऐसा कहना भी ठीक नहीं, लेकिन हाँ टेक्नोलॉजी में तो भाई कहना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिलहाल पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु लोहा है। तो लोहा यहाँ पे ये भी सही होगी। तो इसका आंसर दोनों हो जाएंगे, ए और बी, यानी कि पहला और दूसरा। और ये हो कैसे रहा है? देखिए ये इस तरीके से होगा, भूप्रॉपर्टी के हिसाब से देखा जाए तो ये कह रहा है कि गर्भ में है ना, पृथ्वी के गर्भ में। तो भाई दूसरी सबसे ज़्यादा पाए जाने, तो गर्भ में देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है सियाल, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फिर सीमा यानी कि सिलिकॉन मैग्नीशियम, उसके बाद नीफे, निकल और फेरस। तो केंद्र में तो यही है, तो निकल अधिक होगा और फेरस यहाँ पे कम हो जाएगा दूसरे नंबर पे। तो इस हिसाब से सही होगा। ऐसे आमतौर पे देखा जाए तो इससे दो क्वेश्चन बनते हैं कि भूप्रॉपर्टी पे कौन सा तत्व सर्वाधिक होता है। तो अगर भूप्रॉपर्टी की बात कर लें, भूप्रॉपर्टी मतलब पृष्ठ पर, तो उसमें ऑक्सीजन सर्वाधिक होता है। ऑक्सीजन का जो परसेंटेज हो जाएगा वो आपका 46 या 47 कह सकते हैं। आमतौर पे अगर डीप में चलेंगे तो 46.8%। उसके बाद सिलिकॉन हो जाता है, सिलिकॉन का हो जाएगा 27% या 27.7% होता है इसका भी। उसके बाद आपका नंबर आता है एल्यूमिनियम का, जो टोटल 8% या 8.1। ये बहुत डीप है, कोई दिक्कत नहीं, 8% ही होता है। और एल्यूमिनियम के बाद चूँकि हम लोग को बात क्या करना था, लोहे के लिए फेरस। तो उसके बाद फिर अगर फेरस का देखें तो फेरस का नंबर आता है 5%। ठीक है, इसी हिसाब से ओवरऑल पूरे पृथ्वी पर है ना, पूरे पृथ्वी पर पूरी तरीके से पूर्ण रूप से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो होता है फेरस ही होता है, लोहा ही सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका परसेंटेज जो हो जाता है वो 35% होता है। उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है जो 30% के बराबर होता है। और फिर वहाँ से सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13%
और बाकी फिर से निकिल वगैरह ये 2.4 या 2.5 के आसपास ही होते हैं। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बन सकता है अलग अलग टाइप से, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मुख्यतः प्लेसर निक्षेपों से मिलता है। ठीक है, प्लेसर निक्षेप का मतलब देखिए नदियों द्वारा जब बहाया जाता है तो मिट्टी जब एक तरफ से पाटती जाती है ना, तो वही हम निक्षेप कहेंगे। तो ये टिन और सोना है, तो करेक्ट आंसर सोना और टिन पहला और दूसरा हो जाएंगे। इन्हें प्लेसर निक्षेप भी कहा जाता है। प्लेसर निक्षेपों के रूप में मिलता है, यानी कि उसी अनुसार मिलता है, नदियों द्वारा बहा के ले जाया जाना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा। तो करेक्ट आंसर ए नंबर। और यहाँ पे वैसे 3 नंबर का क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं, चौथे नंबर का युग्मों पर विचार करना है, सही बताना भी है। एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ अयस्क है। तो मालिब्डेनम, ये वुल्फेनाइट, टिन, कैसिटेराइट, तो ये दोनों को दोनों सही हैं। और हम लोग को गलत छांटा है, तो देखिए तांबा बायोलाइट। देखिए तांबा का बायोलाइट नहीं है, बायोलाइट प्लस बॉक्साइट और कोरंडम, पूरा नहीं लिख पा रहे हैं, कोरंडम, ये सारे के सारे एल्यूमिनियम को हो जाते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। जबकि यदि आप तांबे की बात कर लें तो इसमें कापर पायराइट, क्यूपराइट और मैलाकाइट, ये सब चीज़ें, पायराइट, ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सही सुमेलित है, तो पहला और दूसरा सही सुमेलित है, बाकी नहीं सुमेलित है। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो हम लोग को नहीं वाला बताना है। ठीक है, तो मिलान रेशमी वस्त्र, तो यहाँ पे ये सही है। ठीक है, सुमेलित नहीं है, ये हम लोग को देखना है। ड्रेसडेन चीनी मिट्टी के बर्तन, तो ड्रेसडेन की बात कर लें, इसमें देखिए हमें गलत ढूंढना है, तो ड्रेसडेन चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए भी सही हो जाएगा, लेकिन मैग्नीटोगॉस इंजीनियरिंग के लिए ये गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर बात कर लें हम रेशम, तो कच्चा रेशम यानी कि कच्चा माल की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा चाइना एक्सपोर्ट करता है, जबकि अमेरिका क्या करता है, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है। तो कच्चे रेशम की बात कर लें हम लोग, तो करेक्ट आंसर फिलहाल हम लोग का यहाँ पे हो चुका है। मैग्नीटोगॉस गलत है इंजीनियरिंग के लिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। चीन में सूती वस्त्र का उत्पादन यांगसी कियांग में संकेंद्रित है, यानी कि मुख्य कंपनी वहाँ पे, तो सही है। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड उनके प्रमुख उत्पादक देश हैं, बिल्कुल सही बात है। सबसे सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया भेड़ वाली से, वहाँ सबसे ज़्यादा भेड़ का पालन होता है। उसका न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड की बात कर लें तो इससे एक याद आ रहा है न्यूजीलैंडिया। ठीक है, तो न्यूजीलैंडिया नाम के एक नया महाद्वीप खोजा जा चुका है, और चूंकि महाद्वीप पहले से ही खोजा जा चुका था, लेकिन उसका प्रॉपर एक शेप होता है, आकार होता है, कुछ मानक होते हैं पूरे करने के लिए, वो नहीं था। तो अब वैज्ञानिकों ने इसका मैप बना रखा है, नक्शा बना रखा है, जो आभासी तौर पे हम लोग जान पाएंगे। और कारण यह है कि इसका जो ज़मीन है, लैंड है, वो समुंदर के नीचे अभी भी है ना, यानी कि ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से उभरी हुई है, तो उभरी होती तो दिख जाती। तो कुछ फीट समंदर में ही लैंड है, ज़मीन है, तो ठीक है, उसी को उन लोगों ने, वैज्ञानिकों ने मापा है, और फिर उसको एक, अब देखते हैं जल्दी शायद उसको परमिशन मिल जाए, फिर हो जाएंगे हम लोग पास 8 कॉन्टिनेंट्स, है ना। तो न्यूजीलैंड उसी पर अवस्थित है। और फिलहाल हम लोग क्या था, अच्छा, लेकिन यहाँ ऊनी वस्त्र उद्योगों का विकास कम मात्रा में ही हुआ है, तो ये भी सही है।
लौह इस्पात उद्योग का केंद्रीकरण यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के विकसित देशों में हुआ है। तो इसमें भी बताना है सही है या गलत है, तो असत्य ढूंढना है हम लोगों को। तो ये भी सही बता रहा है कुल मिला के, अमेरिका, यूरोप और एशिया में। एशिया का अगर लौह इस्पात की बात कर ले तो एशिया में अकेला चाइना ही डंका बजा रखा है ना। 45% मंगाता है लोहा, और भारत से बहुत ज़्यादा लोहा एक्सपोर्ट किया जाता है। तो कच्चा लौह अयस्क मंगाता है और उससे बनी हुई वस्तुएं निर्यात करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सही सुमेलित है, इसमें ढूंढना है कौन कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए शहर है, इधर उद्योग है, तो सैफील्ड लौह इस्पात के लिए ठीक है। इग्नोवा सूती वस्त्र के लिए भी सही है। वुहान एल्यूमिनियम, सेंट पीटर्सबर्ग तो पेट्रोलियम, ये दोनों गलत हैं। इनका जो हो जाएगा लौह इन दोनों का लौह इस्पात हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों गलत हैं। फिलहाल हमसे आंसर पूछ रहे हैं। अगर पीटर्सबर्ग की बात कर लें तो इसे जंग का कटोरा भी कहा जाता है, याद रखेंगे। रसिया में है, जंग का कटोरा भी कहा जाता है। तो पहला दूसरा सही है, सही कह रहा था ढूंढने के लिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा, यानी ऑप्शन ए। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में लौह इस्पात उद्योग के अधिकांश कारखाने कच्चे माल के आयात व तैयार माल के निर्यात की सुविधा प्राप्ति हेतु तटीय क्षेत्रों में अवस्थित हैं। कच्चे माल की आयात लौह इस्पात, तो लौह इस्पात की बात करें तो इसका जापान, ठीक है, यहाँ पे जापान करेक्ट आंसर होगा। आप जानते हैं 45% लौह इस्पात मंगाता है और उससे बने सामान को, गाड़ियाँ इत्यादि भेजता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। विचार क्या करना है, सही है वो विचार करना है। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना प्रमुख ऊन उत्पादक देश होते हुए भी ऊनी वस्त्र उद्योग की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। जैसा कि पिछला स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा तो सही था, उत्पादन में तो अधिक है लेकिन फिर भी वस्त्र उद्योग में पीछे हैं। तो ये पहला सही हो जाएगा। ऊनी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान एवं रसिया में हुआ था। तो ये भी सही है, कुल मिला के दोनों को दोनों, और हम लोगों को सही ही ढूंढना था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस उद्योग में दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुओं का उत्पादन होता है। इनमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं और परिवार के सभी सदस्य उत्पादन में भागीदारी करते हैं। पूंजी व परिवहन की उपलब्धता इन दोनों को अधिक प्रभावित नहीं करते हैं। तो कौन सा परिभाषित करता है, तो इस हिसाब से हो जाएगा कुटीर उद्योग। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।